बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट MCQ है ना वो हमारा रिस्पायरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से एसिड बेस बैलेंस से दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एसिड बेस बैलेंस का बताती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है पीएच के साथ, और बाइकार्बोनेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है पीएच के साथ। बाइकार्बोनेट से हम मेटाबॉलिक कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस के लिए हम रूल आउट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस होगी ना, तो उसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्राइमरी डिफेक्ट होता है, और जो कंपनसेटरी चेंजेस आते हैं वो बाइकार्बोनेट के अंदर आते हैं। अब एसिडोसिस के अंदर पीएच कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का है वो आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। और अल्कलोसिस के अंदर पीएच ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम हो जाते हैं। अब जब एक्यूट एसिडोसिस होती है ना, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जाहिर सी बात है एसिडोसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा होंगे, पीएच आपकी कम हो जाएगी, और कंपनसेशन में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब किसी पेशेंट को बहुत अरसे तक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस रहती है, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ज़्यादा होंगे, बाइकार्बोनेट के लेवल भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा होते हैं ना, वो 4 मिलीमोल पर लीटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी तो उसके अंदर 1 मिलीमोल पर लीटर जो है बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा होंगे। इसी तरह से क्योंकि जब क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है ना, तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो बाइकार्बोनेट है ना 4 मिलीमोल पर लीटर ज़्यादा होगा। और जो एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल जो होते हैं 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा होते हैं, और बाइकार्बोनेट के लेवल 1 मिलीमोल पर लीटर ज़्यादा हो जाते हैं। अब जो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है ना, अब अल्कलोसिस में हमें पता है कि पीएच ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी अल्कलोसिस के अंदर, और पीएच ज़्यादा होगी अल्कलोसिस में। और अब क्या होगा, एक्यूट रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम होते हैं, बाइकार्बोनेट के लेवल भी कम हो जाएंगे, और पीएच जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम होता है तो कंपनसेशन में क्या होगा, बाइकार्बोनेट के लेवल भी कम हो जाते हैं। और क्योंकि जब बाइकार्बोनेट के लेवल कम होता है तो एसिडोसिस होती है, ठीक है। और जब बाइकार्बोनेट के लेवल ज़्यादा होता है तो अल्कलोसिस होती है। तो एक्यूट रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस को कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट के लेवल्स भी कम हो जाते हैं। अगर तो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी तो बाइकार्बोनेट के लेवल भी कम होंगे, लेकिन बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो 5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम होता है जब क्रॉनिक रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है। इसी तरह से बात है हमारे पास मेटाबॉलिक कॉजेज़। अब मेटाबॉलिक के अंदर जो मेन बात होती है ना, वो मेटाबॉलिक के अंदर होता है, जो प्राइमरी इफेक्ट होता है ना वो आपका बाइकार्बोनेट का होता है, और जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है कंपनसेटरी चेंजेस आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो बाइकार्बोनेट होता है और उसका पीएच का जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कि जब पीएच आपकी कम होगी तो बाइकार्बोनेट के लेवल्स भी कम होंगे। तो इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट भी कम होता है, पीएच भी कम होती है, और कंपनसेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम हो जाते हैं जब आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ना कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर तीनों चीज़ें कम होंगी। इसी तरह से जो उसके बाद आता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, अल्कलोसिस के अंदर पीएच ज़्यादा होगी। अब पीएच ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट के लेवल भी ज़्यादा होंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को कंपनसेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक पर्सन है जिसको प्रोग्रेसिव शॉक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो गया है, व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस विल बी प्रेजेंट इन हिम। शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है। शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है, ठीक है। क्योंकि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे बताया हुआ कि कंपनसेटरी चेंजेस जो है ना वो फेल हो गया, मतलब कंपनसेशन नहीं हुई है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस भी होगी। यूजुअली क्या होता है, शॉक के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है जिसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कंपनसेट कर देती है। लेकिन डीकम्पनसेटेड स्टेट के अंदर जब प्रोग्रेसिव शॉक होता है तो उसके अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाती है। और रिवर्स फिनोमेना क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस नहीं हो रही है, ठीक है। डीकम्पनसेटेड स्टेट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ ही रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनसेशन होगी ना, तो कंपनसेटेड शॉक के अंदर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ। जो नॉर्मल पीएच होती है ना वो 7.35 से 7.45 के दरमियान में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो 35 से 45 के दरमियान में होते हैं, और बाइकार्बोनेट के नॉर्मल लेवल्स 22 से 26 के दरमियान में होते हैं। बाइकार्बोनेट हमारा 22 से 26 के दरमियान में होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35 से 45 के दरमियान में होती है, और जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 के दरमियान में लाया करती है। नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि फंक्शनल रेजुलर कैपेसिटी किसका सम होती है। अब हम ये लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ कर लेते हैं।
लंग वॉल्यूम्स भी 4 टाइप्स के होते हैं और लंग्स कैपेसिटीज़ भी टोटल 4 होती हैं। टोटल जो लंग कैपेसिटी होती है ना वो 6 लीटर होती है। और लंग वॉल्यूम में सबसे पहले आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी एयर हम इंस्पायर करते हैं और जो एक्सपायर करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितनी एयर हम इंस्पायर करेंगे और जितनी एयर हम एक्सपायर करते हैं दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को तो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ना वो एक्सपायर्ड एयर होती है। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद जो हम थोड़ी सी ज़्यादा एयर एक्सपायर कर देते हैं दैट इज़ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम रेजिडुअल है, मतलब जो रह गया आपके लंग्स के अंदर दैट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लंग को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इसको हम स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद मतलब जितनी ज़्यादा एयर आप अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो वो निकालने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम वो है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हमारा इंस्पायर और एक्सपायर हो रहा है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो हम एक्स्ट्रा इंस्पायर करते हैं टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं पूरी फुल फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकलता है, लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इसको हम स्पायरोमीट्री से मेजर भी नहीं कर पाते हैं और ये लंग्स के अंदर ही रहता है मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी। अब जो लंग कैपेसिटीज़ होती हैं वो भी 4 तरह की होती हैं। एक होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपकी इंस्पिरेशन की कितनी कैपेसिटी है आपके लंग्स के अंदर, कितनी एयर आप लंग्स के अंदर लेके जा सकते हो। तो इसके अंदर आपका एक टाइडल वॉल्यूम आता है और साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। टाइडल वॉल्यूम वो जो आप इंस्पायर कर रहे हो और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो जो आप टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा इंस्पायर करते हो। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो टोटल अमाउंट एयर की हम लंग्स के अंदर लेके जाते हैं वो दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कि हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जितनी भी हमारी एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं और जितनी एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है दैट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये 3500 ml होती है, मतलब हम तकरीबन मैक्सिमम जो है ना 3500 ml एयर जो है ना वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। 3.5 लीटर्स या फिर 3500 ml हम एयर अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं। उसके बाद आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब वो होता है ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं उसके बाद जो हमारे लंग्स के अंदर वॉल्यूम रह जाता है। तो हमारा इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स से बाहर निकलेगा ही नहीं, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद निकलता है लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारा एक्सपायर नहीं होता है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। वॉल्यूम ये वो हो रहे थे जो नॉर्मल हमने जब टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर किया है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद जितना भी वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर रह जाता है दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। और ये तब होता है जब हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होते हैं या लंग्स आपके रिलैक्स होंगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमें मिलती है। और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, अब एयर बाहर नहीं जा पा रही है, एयर बाहर नहीं जा पा रही है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर। लंग वॉल्यूम जो होते हैं वो जो लंग्स के अंदर ही रहता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद उसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऐसी कैपेसिटी है जो आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर आपके लंग्स के अंदर रह जाती है दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये हमारे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का सम होती है। उसके बाद आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है या फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी भी कह सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी हमारी जो होती है ना वो हमारी जो टोटल लंग कैपेसिटी थी वो 6 लीटर्स थी, ठीक है। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना वो हमारा 1 लीटर होता है। 1 लीटर ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो हमारे लंग से बाहर नहीं निकलता है और जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। इसको हम स्पायरोमीट्री से मेजर भी नहीं करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी हम टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी या फिर जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है वो हो जाती है। या जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितना भी हमारी लंग्स के अंदर एयर इंस्पायर हो रही है और एक्सपायर हो रही है उसको हम ऐड करेंगे तो हमारी वो वाइटल कैपेसिटी है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो फुल फोर्सफुल हम एक्सपायरेशन पहले आपने मैक्सिमली इंस्पायर किया उसके बाद आपने मैक्सिमम ही एक्सपायर किया, उसके बाद जितना एयर आपके लंग्स के अंदर मैक्सिमम इंस्पायर और एक्सपायर के बाद जो वॉल्यूम होता है ना वो वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको मैक्सिमली इंस्पायर करते हैं और फिर एक्सपायर करते हैं वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। और मैक्सिमम एक्सपायरेशन जब हम करते हैं मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। इसमें आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है, टाइडल वॉल्यूम भी आता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है।
अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो गई है, अब एयर अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। एयर अंदर नहीं आ रही है तो रिस्ट्रिक्शन हो गई है, कैपेसिटी कम हो गई है, तो वाइटल कैपेसिटी आपकी डिक्रीज़ कर जाती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। और एज के साथ भी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। अब एज के साथ साथ आपकी वाइटल कैपेसिटी या फोर्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है, और 80% से कम होती है वाइटल कैपेसिटी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है ना, वो आप सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करो, फिर आप टाइडल वॉल्यूम को ऐड करो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम ऐड करते हैं, तो हमारे लंग की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर्स होती है। और वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर होता है मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है जब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है। जाहिर सी बात है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है उसके अंदर हम FEV1 ओवर FVC रेशियो लेते हैं, ठीक है। और ये हमें ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के डिफरेंस के बारे में बताती है। जो FEV1 और FVC होती है ना, वो 65% से कम हो जाती है एज़मा वाले पेशेंट्स के अंदर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर जो FEV1 और FVC होती है ना, या तो वो नॉर्मल रहती है या फिर वो इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर FEV1 ओवर FVC रेशियो जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर, और जो वाइटल कैपेसिटी थी वो डिक्रीज़ कर रही थी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर जो FEV1 और FEVC रेशियो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। FEV1 FEVC रेशियो डिक्रीज़ कर जाएगी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर या तो वो नॉर्मल रहती है या फिर इंक्रीज़ कर जाती है, जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। एज़मा के अंदर हमारी जो FEV1 FEVC होती है 65% से कम हो जाती है। और नॉर्मल जो होती है ना FEV1 और FEVC, वो हमारी 0.8 या 80% होती है, ठीक है। नॉर्मल जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लेते हैं जिसमें हम FEV1 ओवर FEVC लेते हैं, वो नॉर्मल जो होती है वो 80% होती है या फिर 0.8 होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर डिक्रीज़ कर जाती है, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर या तो नॉर्मल रहती है या इंक्रीज़ कर जाती है। अब नेक्स्ट थर्ड MCQ दिया हुआ है कि एक पेशेंट आया, 49 ईयर ओल्ड मैन है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था जो कि कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है उसके लेफ्ट लंग की ब्लड सप्लाई को। उसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना लेफ्ट लंग के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एल्वुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर के। हमारे एल्वुलाई का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो इक्वल होता है इंस्पायर्ड एयर के, ठीक है। अगर कोई पल्मोनरी एम्बुलेंस की वजह से अगर तो ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट लंग कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। पल्मोनरी एम्बुलेंस की वजह से अगर ब्लड फ्लो लेफ्ट लंग का कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, तो जो लंग का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, या जो एल्वुलाई के अंदर आपका पार्शियल प्रेशर होगा, वो इक्वल हो जाएगा इंस्पायर्ड एयर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। जब भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स के अंदर कंप्लीट ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो लेफ़्ट लंग की अगर कंप्लीट ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है, तो जो लेफ़्ट लंग का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है एल्वुलाई के अंदर, वो इक्वल हो जाता है इंस्पायर्ड एयर के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे ये बात बताई हुई है कि जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, एक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है और एक होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पहले हम पढ़ लेते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि सिनेरियो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है ना, वो इनफाइनाइट हो जाती है, और इसे हम कहते हैं डेड स्पेस। और इसमें क्या होता है कि जो एल्वुलर एयर होती है ना, वो इंस्पायर्ड एयर की इक्वल हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि ब्लड ऑक्सीजन जो है ना, वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जा पा रही है, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, डेड स्पेस बन जाती है। एल्वुलर एयर की कंपोजिशन इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि आपका वेंटिलेशन तो हो रही होती है, ठीक है, लेकिन आपकी जो ब्लड फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है। समथिंग ओवर जीरो जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, तो इसलिए डेड स्पेस बन जाती है, और जो एल्वुलर एयर की कंपोजिशन होगी वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर। जब सिंपल एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हो जाती है ना, उसमें राइट टू लेफ्ट शंट होता है। क्योंकि जब एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, जब आपकी एयर नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन आपकी ब्लड सप्लाई ठीक है, तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल शंटिंग हो जाती है, ठीक है। समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो फिजियोलॉजिकल शंट बन जाता है, VQ रेशियो आपकी ज़ीरो हो जाती है।
VQ रेशियो 0 हो जाती है और इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फिजियोलॉजिकल शंट बन जाता है और जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा ना तो डेड स्पेस बन जाती है, जिसमें आपकी जो वेंटिलेशन परफ्यूम रेशियो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है और इंस्पायर्ड एयर की कंपोजिशन आपकी एल्वियल एयर की कंपोजिशन के इक्वल हो जाती है। अब जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन थी ना, जिसके अंदर आपका जो फिजियोलॉजिकल शंट हो रहा था, जिसमें आपकी वेंटिलेशन परफ्यूम रेशियो 0 हो रही थी, इसमें क्या होता है कि जो आर्टीरियल ब्लड, सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड जो होता है उसकी कंपोजिशन मिक्स वीनर ब्लड की कंपोजिशन की इक्वल हो जाती है और जो एनायनिक ए ग्रेडियंट होता है, एनायनिक ग्रेडियंट होता है वो ज़्यादा कर जाता है। ठीक है, ए ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर जाता है और आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड की कंपोजिशन इक्वल हो जाती है जब आप वेंटिलेशन 0 होगी फिजियोलॉजिकल शंट में। फिजियोलॉजिकल शंट तब होता है जब वेंटिलेशन 0 हो लेकिन परफ्यूजन हो रही है, मतलब ब्लड सप्लाई तो आ रही है लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो पा रही है, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो फिजियोलॉजिकल शंटिंग हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल शंट के अंदर जो आर्टीरियल ब्लड की जो कंपोजिशन होती है, जाहिर सी बात है कि जब एयर नहीं आ रही है तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही तो आर्टीरियल ब्लड की कंपोजिशन जो होती है वो मिक्स वीनर ब्लड के इक्वल हो जाती है और जो ए ग्रेडियंट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इनफाइनाइट रेशियो थी, क्योंकि वेंटिलेशन तो हो रही होती है, एयर तो आ रही है, लेकिन अब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट कर गया, एम्बुलेंस आ गया तो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, ब्लड सप्लाई रुक गई है तो Q 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 जो होता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है तो डेड स्पेस बन जाती है। जब डेड स्पेस बनेगी तो जो आपके एल्वुलाई के अंदर जो एयर होती है उसकी कंपोजिशन इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाती है। TB जो होती है ना वो इनहेलेशनल एरोसोल से ट्रांसमिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ है कि जो डिकम्प्रेस चैम्बर के अंदर एक पेशेंट ब्रीदिंग कर रहा था तो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है 275 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, 27,000 एल्टीट्यूड है और 1/3 एटमॉस्फेरिक है। तो 1/3 जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक में होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन होती है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है। तो जो अब 1/3 एटमॉस्फेरिक है तो आप 160 को डिवाइड कर दोगे 3 से तो हमारे पास आ जाता है 53 को फिर हम डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन कॉन्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइड कर देंगे उसको 275 से, 275 से अब डिवाइड करेंगे तो 0.19% या 19% आ जाता है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड का वो आपका 19%, तो 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यह है कि जो ब्लड को हम वार्म करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैसिव ट्रांसफ्यूजन से पहले, ताकि हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर सकें, जो लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो, इसलिए हम ब्लड को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वार्म करते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है ना, नॉर्मल जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है वो सिग्मॉइड शेप की होती है, इसमें एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है और एक राइटवर्ड शिफ्ट होती है। अब जब राइटवर्ड शिफ्ट होगी ना उसमें सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सिर्फ और सिर्फ pH डिक्रीज़ करती है, राइट साइड पे सिर्फ pH कम होगी और बाकी सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसके अंदर सब चीज़ें कम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी pH ज़्यादा होती है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि हम ब्लड के टेम्परेचर को ज़्यादा कर रहे थे, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि राइट वर्ड शिफ्ट आपने करानी है। हम इसलिए ही ब्लड को 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं या उसको वार्म करते हैं ताकि जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट ना करे। और राइट शिफ्ट जो होती है हमेशा राइट के अंदर सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सिर्फ और सिर्फ pH डिक्रीज़ करती है। अब जब राइट शिफ्ट होगी ना इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से ऑक्सीजन निकलेगी। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं कि जब आपकी pH डिक्रीज़ कर जाती है मतलब एसिडोसिस के अंदर राइट शिफ्ट होती है, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो राइट शिफ्ट होगी, P50 ज़्यादा होता है तो राइट शिफ्ट होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो राइट शिफ्ट होती है, इसको हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। एसिडिटी ज़्यादा होगी तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, 2,3 DPG ज़्यादा होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, इवन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, एक्सरसाइज में राइटवर्ड शिफ्ट होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जो 2,3 DPG होता है ना, ये 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट होता है, ये RBCs के अंदर होता है और ये ग्लाइकोलिसिस का ही प्रोडक्ट होता है, ये राइटवर्ड शिफ्ट कराता है। इसकी वजह से RBCs जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता है और ऑक्सीजन की रिलीज़ को ज़्यादा करता है और ये बीटा हीमोग्लोबिन चेन के साथ इंटरैक्ट करता है। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर 2,3 DPG की एफिनिटी कम होती है। अब राइटवर्ड शिफ्ट के अंदर सब कुछ ज़्यादा हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ pH कम हो रही थी, मतलब एसिडिटी के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होती है। और जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है ना उसके अंदर सब कुछ ज़्यादा होता है, सब कुछ कम होता है, सिर्फ और सिर्फ pH ज़्यादा होती है। लेफ़्ट साइड पे आपकी अल्कलोसिस होगी, ठीक है, अगर तो एसिडिटी कम होती है तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। लेफ़्ट की होती है कि ऑक्सीजन डिलीवरी कम होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड ही रहेगी, ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर pH ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन भी कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है, इसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। राइट शिफ्ट के अंदर बोहर्स इफेक्ट है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और लेफ्ट के अंदर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो उसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। एसिडिटी डिक्रीज़ कर जाती है,
2-3 DPG डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। फीटल हीमोग्लोबिन की वजह से भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर की वजह से एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इसकी 200 टाइम्स होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और P50 जब कम होगा तो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है। अब पीएच का सिर्फ डिफरेंस है कि पीएच अगर ज़्यादा होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, और पीएच अगर कम होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। डिफ्यूजन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिफ्यूजन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं डिफ्यूजन को मेजर करने के लिए और डिफ्यूजन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। जो मेजॉरिटी पार्ट होता है ना ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर होता है। 70% जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर होती है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगी ना, जो HbCO2 होती है, वो 21 से 25% होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड की हुई होती है हीमोग्लोबिन के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड फेवर करती है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड की हुई होती है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगी, और 21 से 25% जो होती है ना, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है और 21 से 25% तक जो होती है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इन्फिनिटी हो जाती है और डेड स्पेस हमें मिलती है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर वेंटिलेशन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आपकी जो ब्लड फ्लो होता है या जो क्यू होता है, परफ्यूजन होता है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो समथिंग ओवर ज़ीरो आपकी इन्फिनिटी होती है, और जब इन्फिनिटी हो जाएगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो जो एल्वुलर एयर की कंपोजिशन होती है वो इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाती है, क्योंकि कोई गैसेस एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। तो जो आपके एल्वुला के अंदर एयर होगी वो आपके इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज़ कर जाती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर डिक्रीज़ कर जाती है क्योंकि जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो वेंटिलेशन आपकी ज़ीरो हो गई है और परफ्यूजन आपकी हो रही है, तो समथिंग ओवर ज़ीरो जो होता है ना, वो ज़ीरो होता है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज़ कर जाती है। एक्लिमेटाइजेशन के दौरान हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर जाती है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो। जब आप हाइट पे जाते हो ना, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर जाती है। डेड स्पेस का फंक्शन होता है कि हमारी एयर को कंडीशन करती है। डेड स्पेस का फंक्शन है कि हमारी एयर की कंडीशनिंग करती है। FeV1 और FeVC इंक्रीज़ कर जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो FeV1 FeVC होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है या नॉर्मल रहती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर, और FeV1 FeVC डिक्रीज़ कर जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना आर्टीरियल ब्लड के अंदर, वो लेस होता है एल्वुलर के अंदर। आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वुलाई, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है डिफ्यूज़ होने के लिए। ऑक्सीजन जो होती है ना, हमने पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपकी ट्रांसमिट हो जाती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, आपकी एल्वुला से आपके जो है वो आर्टीरियल ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इसको ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है, इसलिए जो आर्टीरियल ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी और एल्वुला के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है डिफ्यूज़ होने के लिए। एक्सट्रीम लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व की कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम्स एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। इसलिए जो आपकी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व होती है, वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाती है। लेफ्ट के मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड रहेगा, वो रिलीज़ नहीं होगी ऑक्सीजन। और राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, वो टिश्यूज़ में जाएगी। और राइट शिफ्ट के अंदर आपकी जो पीएच होती है वो डिक्रीज़ करती है, और लेफ्ट शिफ्ट में पीएच जो है इंक्रीज़ करती है और बाकी सब कुछ डिक्रीज़ करता है। पैरामीटर जो कि डिफरेंशिएट करता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को, वो FeV1 और FeVC होती है, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम डॉर्सल रिस्पायरेटरी न्यूरॉन से, एंड देयर रेट इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द बोन्स। जो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स हमारे डॉर्सल रिस्पायरेटरी न्यूरॉन से प्रोड्यूस होते हैं, ये इंक्रीज़ कर जाते हैं जब आपकी न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स के अंदर प्रेजेंट है वहाँ से सिग्नल्स आते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जब सिग्नल्स आएंगे तो जो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। अब जो हमने पढ़ा था कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब वो है कि आपका एक टाइडल वॉल्यूम और उससे ज़्यादा जब आप इंस्पायर करो, दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। एपिक्स ऑफ द लंग के ऊपर क्या चीज़ हाई होती है? एपिक्स ऑफ द लंग के ऊपर जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होती है ना, वो हाई होती है। अब लंग्स के ना 3 जोन होते हैं, एक जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। लंग्स की एपिक्स के ऊपर जोन 1 होता है और लंग्स की बेस के ऊपर जोन 3 होता है। एपिक्स पे जोन 1 होता है और बेस के ऊपर जोन 3 होता है।
एपेक्स ऊपर है तो 1 भी ऊपर है, जोन 1 ऊपर होगा, और बेस नीचे होती है तो जोन 3 भी नीचे है। 3 बाद में आता है 1 से, तो जो जोन 3 है वो नीचे होगा, और जो एपेक्स होगी उसके ऊपर जोन 1 होगा। अब एपेक्स पे क्या होता है कि आपके एयर तो होती है ना वो कम होती है, ठीक है, और ब्लड फ्लो आपका उससे भी ज़्यादा कम होता है एपेक्स के ऊपर, तो जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होगी ना वो ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और जो जोन 3 होता है, मतलब जो बेस होती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है और वेंटिलेशन भी ज़्यादा होती है, लेकिन ब्लड फ्लो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्वेओल कैपिलरीज होती है हमारे बेस ऑफ द लंग के ऊपर, तो ब्लड फ्लो हाईएस्ट होता है बेस ऑफ द लंग के ऊपर या फिर जोन 3 के अंदर, और वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर हमारे एल्वेलाई होते हैं, और एल्वेओल कैपिलरीज की वजह से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम हो जाती है, रेशियो कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल वेंटिलेशन भी ज़्यादा है और परफ्यूजन भी ज़्यादा है। अब इसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है जोन 3 के अंदर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। जो एथलीट्स होते हैं ना और जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके लंग्स के सारे जोन्स की जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो जोन 3 के इक्वल हो जाती है, इनके लंग्स की ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है जो एथलीट्स होते हैं। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का यहाँ पे बताया हुआ था कि जो एपिक्स के ऊपर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो रही है। एपिक्स के ऊपर क्या होता है कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है ना वो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन वेंटिलेशन भी डिक्रीज़ करती है। ब्लड फ्लो ज़्यादा डिक्रीज़ करता है तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, और बेस के ऊपर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो तो कम हो जाएगी, लेकिन दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इन्वर्स रिलेशन है कि इंडिविजुअली तो दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन रेशियो ज़्यादा हो रही है जोन 1 में। जोन 3 के अंदर जो बेस पे होता है उसमें इंडिविजुअली चीज़ें तो ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन रेशियो जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि पेशेंट है असेंड किया हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, उसकी ब्रीदिंग इंक्रीज कर जाती है क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आर्टीरियल ऑक्सीजन कम हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक्लीमेटाइजेशन के दौरान या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जो आर्टीरियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हो तो जो आर्टीरियल ऑक्सीजन के लेवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन आपकी ज़्यादा होती है। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो एल्वुला के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, और साथ आपकी आर्टीरियल ऑक्सीजन भी डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस भी होती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होती है, और साथ आपकी वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज़ कर जाता है। हाइपर वेंटिलेशन किस वजह से होती है? जब आपके ऑक्सीजन के लेवल कम होंगे तो आप ज़्यादा सांस लोगे ताकि ज़्यादा एयर अंदर जाए। तो जब ऑक्सीजन के लेवल कम हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होती है, ताकि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अपनी बॉडी से निकालो। जब भी ऑक्सीजन के लेवल कम होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, तो हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन इसलिए होती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। अब कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इंटर एल्वुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं जो एल्वुलाई के दरमियान में सेप्टम है, ठीक है, दो एल्वुलाई के दरमियान में जो सेप्टम है ना उसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इंटर एल्वुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जोन 1 के अंदर क्या होता है कि डेड स्पेस आपकी ज़्यादा होती है, डेड स्पेस हाई हो जाती है जोन 1 के अंदर। डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें जो है वो एयर की जो है ना वो चेंज नहीं होता है, एयर का एक्सचेंज नहीं होता है। डेड स्पेस जो होती है वो ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है डेड स्पेस के ऊपर। डेड स्पेस शैलो ब्रीदिंग के अंदर चेंज नहीं होती है, और डेड स्पेस का फंक्शन ये होता है कि हमारी एयर की कंडीशनिंग करती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाती है जब डेड स्पेस होती है। डेड स्पेस तभी होती है जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो जाए, और जोन 1 के अंदर भी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हो रही होती है, तो इसलिए जो जोन 1 होता है उसके अंदर हमें डेड स्पेस हाई मिलती है। जोन 1 के अंदर क्या होता है कि जो एल्वुला का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और वो कंप्रेस कर देता है कैपिलरीज को। ब्लड फ्लो आपका डिक्रीज़ करेगा जब लो ब्लड फ्लो होगा, और साथ नॉर्मल वेंटिलेशन होगी जोन 1 के अंदर, तो डेड स्पेस ज़्यादा हो जाती है। डेड स्पेस का मतलब क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो डेड स्पेस ज़्यादा होती है जोन 1 के अंदर। नेक्स्ट MCQ दोबारा से रिपीट ही हुआ है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो आर्टीरियल ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, और पेशेंट जो है ना वो हाइपर वेंटिलेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाले। और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस भी हो जाती है बार बार वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है, रैपिड वेंटिलेशन की वजह से, क्योंकि रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि जो जब आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकाल दोगे, पीएच ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम हो जाएंगे, रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होती है वो शिफ्ट कर जाती है लेफ्ट पे, ठीक है। लेफ्ट पे कब शिफ्ट करेगी? जब सब कुछ डिक्रीज़ करते हैं, पीएच ज़्यादा होती है। तो जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगी। लेफ़्ट में सब कुछ डिक्रीज़ करता है, सिर्फ और सिर्फ पीएच ज़्यादा होती है। और नॉर्मल जो एल्वुलर आर्टीरियोलर ऑक्सीजन होती है ना, उसकी रेशियो जो होती है ना, हमारे पास नॉर्मल ए रेशियो जो होती है वो 0.8 होती है। ए ग्रेडियंट जो होता है ना वो 0 से 10 होता है, और ए नॉर्मल रेशियो जो होती है वो 0.8 होती है। ए रेशियो जो होती है वो 0.8 होती है, 0.75 से ज़्यादा होगी, और जो ग्रेडियंट होगा वो 0 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। फीमेल है, उसको कफ डेवलप हो गई है आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड? इरिटेंट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट से भी डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, पेशेंट को कफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके इरिटेंट रिसेप्टर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो गए हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने की वजह से बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जब टेम्परेचर जाता है तो कफ स्टार्ट हो जाती है। सर्फेक्टेंट टाइप 2 नीमोसाइट से प्रोड्यूस होता है। सर्फेक्टेंट टाइप 2 नीमोसाइट से प्रोड्यूस होता है। जो पीक एक्सप्लोरेटरी फ्लो होता है इसे मुहैया करते हैं predictive value of FeV1 and assess the large airway caliber। सर्फेक्टेंट के अंदर ना DPPC, डाईपाइलमेटॉइल फॉस्फेटाइल कॉलिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सर्फेक्टेंट जो होता है वो टाइप 2 नीमोसाइट से या फिर टाइप 2 एल्वियल एपिथेलियल सेल से सिंथेसाइज होता है। सर्फेक्टेंट टाइप 2 एल्वियल एपिथेलियल सेल से या फिर टाइप 2 नीमोसाइट से सिंथेसाइज होगा। सर्फेक्टेंट के अंदर डाईपाइलमेटॉइल फॉस्फेटाइल कॉलिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये एल्वेलाई को लाइन करता है और हमारी एल्वेलाइज को ड्राई रखता है। सर्फेक्टेंट की वजह से हमारे पास एल्वेलाई ड्राई रहती हैं और ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेंटेन करता है। सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है, लंग की कंप्लाइंस को ज़्यादा कर देता है, और ये 24 वीक के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और हमेशा वीक 35 पे तो ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होगा। वीक 35 में ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होता है सर्फेक्टेंट, और 24 वीक के अंदर जो है ना सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो हम लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो लेते हैं, अगर वो 2:1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि मेच्योर लेवल का आपको लंग्स डेवलप हो गए हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ना हम चेक करते हैं लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो का। अगर लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि मेच्योर लेवल तक आपके इंक्रीज़ कर गए हैं। इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फोकोलिन इंक्रीज़ कर जाती है सर्फेक्टेंट की वजह से। ये एल्वेलाई के कोलैप्स को प्रिवेंट करता है, और जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है ना तो एक तो पैची एटिलैक्टेसिस हो जाती है, लंग की कंप्लाइंस डिक्रीज़ कर जाती है, लंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, सरफेस टेंशन इंक्रीज़ कर जाती है, और इसमें टाइप 2 नीमोसाइट्स का डैमेज होता है और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सर्फेक्टेंट जो होता है वो डाईपाइलमेटाइल फॉस्फेटाइल कॉलिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये टाइप 2 नीमोसाइट से या फिर टाइप 2 एल्वुलर एपिथेलियल सेल से सिक्रीट होता है। ये एल्वुलाई को लाइन करता है, उनको ड्राई रखता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेंटेन करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है, लंग की कंप्लाइंस को ज़्यादा करता है, और 24 वीक के ऊपर इसकी प्रेजेंस स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होता है बाय 35 वीक। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हम लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो को चेक करते हैं। अगर 2:1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि मेच्योर लेवल्स हैं सर्फेक्टेंट के, और ये कोलैप्स को अवॉइड करता है, एल्वुला के कोलैप्स नहीं होने देता है। अब जब सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है ना तो आपको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें आपके टाइप 2 नीमोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे, पैची एटिलैक्टेसिस होती है, लंग की कंप्लाइंस कम हो जाती है, और सरफेस टेंशन इंक्रीज़ कर जाती है। अब न्यूनेटल ARDS होता है। न्यूनेटल मतलब जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर होता है। इसमें जो टाइप 2 एल्वेयर सेल्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। लैमिनर सेल्स, अब न्यूनेटल ARDS के अंदर एक तो सर्फेक्टेंट डिक्रीज़ कर जाता है बाय दैट टाइप 2 एल्वुलर सेल से, कंप्लाइंस डिक्रीज़ कर जाती है लंग्स की, लंग्स इन्फ्लेट नहीं हो पाते हैं या डिफिकल्ट होती है कि लंग्स इन्फ्लेशन नहीं होगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज़ कर जाती है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि जो टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं या जो टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमें मिलती है लंग फील्ड के अंदर। अब सिनेरियो में दिया होगा कि एक 28 वीक प्रेगनेंट लेडी थी, हमने पढ़ा कि 24 वीक के अंदर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम या जो सफिशिएंट अमाउंट होती है ना वो 35 वीक तक होती है। प्रीमेच्योर लेबर हुई, बेबी डिलीवर हो गया, तो बेबी जो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर है। जब आपने चेस्ट एक्सरे कराया तो हमें पल्मोनरी ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं जो कि डिफ्यूज़ हैं, और लंग्स के ऊपर हमें जो फाइंडिंग मिलेगी उसमें लैमेलर सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाएंगे इन टाइप 2 नीमोसाइट्स के अंदर। टाइप 2 नीमोसाइट्स के अंदर भी जो लैमेलर सेल्स होते हैं ना वो डिक्रीज़ कर जाते हैं। फिर लंग की मेच्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, बीटामेथासोन का इंजेक्शन लगाते हैं। बीटामेथासोन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द डेक्सामेथासोन। अब जो अगर एक पेशेंट है न्यूनेटल ARDS के अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी डिजीज़ है, साथ जो प्रेशर इंक्रीज़ कर गया है, लंग को फिल करने के लिए प्रेशर अगर इंक्रीज़ कर गया हो तो इसका मतलब है कि लंग की कंप्लाइंस डिक्रीज़ कर गई है। अब न्यूनेटल ARDS के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं, सर्फेक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं टाइप 2 नीमोसाइट से टाइप 2 एल्वुलर सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से न्यूनेटल ARDS या फिर सिंपल
रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। और सर्फेक्टेंट जो होता है ना वो लंग की कंप्लायंस को इंक्रीज़ करता है और सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है, और ये ड्राई रखता है एल्वेलाई को नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से।